मॉम, डैड आ गए क्या? नहीं, आज शोरूम में भीड़ है तो थोड़ा लेट हो जाएंगे। ओफो, ये क्या बात हुई? मेरी फ्रेंड्स बस आने वाली होंगी और मेरी न्यू ड्रेस अभी तक मेरे पास नहीं है। अरे तो जरूरी थोड़ी है कि जो नई ड्रेस तुम्हारी डैड लेकर आएंगे बस वही पहनकर तुम बाहर जा सकती हो। कितना कुछ तो है तुम्हारे पास, कुछ भी पहन लो। मॉम, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। शोमाली मल्होत्रा, जिसके डैड दी ऋषभ मल्होत्रा हैं, एक मशहूर फैशन डिजाइनर और द कॉस्ट्यूम के ओनर, वो पुराने कपड़े पहनकर बाहर जाएगी? प्लीज मॉम, मुझे तो सोचकर ही अजीब लग रहा है। अरे पर तुम्हारा कोई कपड़ा पुराना होता कहाँ है? एक बार से ज्यादा तुम पहनती कहाँ हो किसी ड्रेस को? देखो शोमाली, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता तो तुम्हें। सॉरी मॉम, फिलहाल मेरा लेक्चर सुनने का तो बिल्कुल मूड नहीं है। और अगर आपको रोज नए कपड़े पहनने का शौक नहीं तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ओके? और वैसे भी जब डैड को कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी चिल करो ना। ये कहकर शोमाली वापस अपने कमरे में चली गई और उसके जाने के कुछ मिनटों के बाद उसके डैड ऋषभ मल्होत्रा घर में दाखिल हुए। आ गए आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक। नहीं, चाय पानी सब बाद में, पहले शोमाली को बुलाओ। 20 मिस्ड कॉल पड़ी हैं उसकी, बहुत गुस्से में होगी ना। क्या करूं, आज तो एक पल की फुर्सत नहीं मिल पाई। ये न्यू ड्रेस देखकर उसका सारा गुस्सा उतर जाएगा। मेरे प्रीमियम कलेक्शन की सबसे महंगी और स्पेशल ड्रेस है ये। और आपकी बेटी ने ऐसा क्या स्पेशल किया है जो उसे ये ड्रेस मिलनी चाहिए? देखिए अब बस कीजिए, एक दिन शोमाली को ससुराल भी जाना है। ओहो रंजना, तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। शोमाली मेरी इकलौती बेटी है, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और रही बात ससुराल की, तो मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो। और अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तो हमें उसे हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए। बस करो रंजना, मैंने क्या इसी दिन के लिए दिन रात मेहनत की है कि मेरी बेटी को किल्लतों में जीना पड़े? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरी प्रिंसेस है और हमेशा प्रिंसेस बनकर ही रहेगी। लेकिन फिलहाल आपकी प्रिंसेस को लेट हो रहा है डैड, तो प्लीज क्या आप मैं न्यू ड्रेस ले सकती हूँ? अरे शोमाली, तुम आ गई? अब हाँ, लो ना। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये ड्रेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार करवाई है। डैड अभी टाइम नहीं है, लाई अब तो जो पहननी पड़ेगी। शोमाली ने 2 पल अपने डैड के साथ बैठकर उनसे बात करने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने बस अपनी ड्रेस ली और सीधा अपने कमरे में चली गई। और फिर ड्रेस तो एकदम क्लासिक है, बट डैड के सामने ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी, वरना अगली बार इससे बेटर ड्रेस नहीं लाएंगे वो। चलो, नाउ आई एम रेडी। इसके बाद शोमाली सीधा मेन गेट से बाहर चली गई, जहाँ उसके कुछ फ्रेंड्स मूवी पर जाने के लिए पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। और फिर हे, शोमाली इज हियर। थैंक गॉड। क्या शोमाली, इतना लेट कर दिया? हे 1 मिनट, क्या ड्रेस है यार, ये कब खरीदी? आज ही। और खरीदी नहीं है, ये मेरे डैड के कलेक्शन से है। फर्स्ट लेआउट का फर्स्ट पीस। बस शोरूम में आने में थोड़ा डिले हो गया तो बस उसी वजह से मैं भी लेट हो गई। अरे तो कुछ और पहन लेती, मूवी तो जाना था। बस इसी थॉट प्रोसेस की वजह से तुम इतनी आउटडेटेड हो डार्लिंग। मेरी एक बात याद रखो, तुम्हारे लुक और ड्रेसिंग सेंस से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? सच तो ये है कि ये थॉट प्रोसेस भी सिर्फ शोमाली मल्होत्रा ही अफोर्ड कर सकती है। ऋषभ मल्होत्रा है, जिनके पास न पैसों की कमी और न ड्रेसेस की। यू आर राइट डार्लिंग। तो आगे से मुझे कोई भी सजेशन देने से पहले इस फैक्ट को याद कर लेना, ओके? चलो विकी, अब चलते हैं। रोज रोज नए कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना शोमाली का शौक था। वो अपने पिता ऋषभ मल्होत्रा की इकलौती और लाडली बेटी थी और इसीलिए उसके हर शौक को पूरा करना ऋषभ मल्होत्रा अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। ऊपर से वो खुद एक जाने माने फैशन डिजाइनर थे और उनका खुद का लेडीज ड्रेसेस का बहुत बड़ा शोरूम था, जिसमें आने वाले हर कलेक्शन की पहली ड्रेस शोमाली के लिए फिक्स होती थी, फिर चाहे शोमाली को उसकी जरूरत हो या ना हो। लेकिन फिर एक दिन, क्या पर ऐसे कैसे? नहीं, वो अंदर है। नहीं, उन्हें बाहर निकालो, मैं बस अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ मॉम, आप कहाँ जा रही है? गजब हो गया शोमाली, शोरूम में आग लग गई और तुम्हारे डैड अभी भी शोरूम के अंदर है। इतना कहती है रंजना गाड़ी की चाबी लेकर सीधे बाहर निकल गई और शोमाली भी उसके साथ ही गई। फिर कुछ देर बाद, ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत ज्यादा आग है। हे नंदन, अंदर का क्या स्टेटस है? जी, फायर ब्रिगेड कोशिश में लगी है, लेकिन सर का कुछ पता नहीं चल रहा। वो अंदर ही थे जब धमाका हुआ। और तुम लोग कहाँ थे? शोरूम का पूरा स्टाफ यहाँ बाहर है, बस वो ही अंदर क्यों है? जी, वो सर तो आग लगने से पहले बाहर ही थे। वो घर जाने के लिए निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शोरूम के अंदर धमाके की आवाज सुनी तो वो वापस आ गए और एक एक आदमी को खुद बाहर निकाला, लेकिन खुद अंदर ही फंस गए। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। ऑफिसर, मेरे पति ऋषभ मल्होत्रा इस शोरूम के ओनर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए।
कुछ तो कीजिए, भगवान के लिए उन्हें बचा लीजिए। देखिए मैडम, आप घबराइए नहीं, सब कोशिश कर रहे हैं, हम बचा लेंगे ऋषभ सर को। लेकिन कैसे? यहाँ खड़े खड़े क्या कर लेंगे आप? ये कहकर रंजना खुद शोरूम के अंदर जाने लगी, जहाँ आग तो बुझाई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर ने रंजना को रोकते हुए कहा, रुकिए रुकिए मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती, यह हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ है, तो और धमाके भी हो सकते हैं। नहीं, मैं अपने पति को बचा कर लाऊंगी। मॉम, नो मॉम, प्लीज रुक जाइए मॉम, मेरे लिए प्लीज। शोमाली का रोता हुआ चेहरा देखकर रंजना की हिम्मत टूट गई। कहीं न कहीं वो भी समझ चुकी थी कि इतने भयंकर हादसे से उसके पति का बच पाना नामुमकिन था, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद ऋषभ मल्होत्रा की जली हुई लाश बाहर निकाली गई, और इसके साथ ही शोमाली और रंजना का बुरा वक्त शुरू हो गया। न अब कमाने वाला था और न कमाई का साधन। तो अब अपना बड़ा सा घर बेचने के सिवाय रंजना के पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन मॉम, घर बेच देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ? घर नहीं बेटा, एक छोटा सा कमरा किराए पर लेंगे। फिलहाल तुम्हारे कॉलेज की फीस और कुछ महीनों का राशन मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन मॉम, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, डैड ने जरूर कुछ न कुछ सेविंग्स करके रखी होंगी हमारे लिए। नहीं शोमाली, वो सेविंग्स हम फ्यूचर के लिए बचा कर रखेंगे। और सुनो, अब सब कुछ बदल चुका है, तो हमें भी खुद को बदलना होगा, समझी ना? शोमाली, क्या हुआ? कॉलेज नहीं गई अब तक? अब नहीं जाना मॉम। लेकिन क्यों बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है मॉम, बट सिचुएशन ठीक नहीं है। मैं कैसे जाऊं कॉलेज? ये पुराने कई बार पहने हुए कपड़े पहनकर जाऊंगी तो मेरे सारे फ्रेंड्स हंसेंगे मुझ पर। आई अंडरस्टैंड कि आप मेरे लिए नई ड्रेस नहीं खरीद सकती, बट मैं ये पहनकर भी तो कॉलेज नहीं जा सकती ना मॉम। शोमाली की आवाज में इस बार नाराजगी नहीं थी, लेकिन उदासी जरूर झलक रही थी। ये कहकर शोमाली अपनी माँ के गले लग गई, और रंजना ने भी एक गहरी सांस लेकर अपनी नम आंखों को साफ किया। अब वो निश्चिंत थी, क्योंकि रोज रोज नए कपड़ों की शौकीन उसकी नकचढ़ी बेटी अब समझदार होने के साथ साथ जिम्मेदार भी हो गई थी। नागपुर शहर में आशा देवी अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू का नाम सुमन और छोटी बहू का नाम निधि था। आशा देवी स्वभाव की बहुत ही कंजूस थी, जिस वजह से उनकी दोनों बहुएं उनसे बहुत परेशान रहती थी। उनकी जॉइंट फैमिली थी, जिसमें हर छोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी। उनकी मर्जी के बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से, उफ़ो, अब आज क्या बनाऊं खाने में? निधि, एक काम कर, सासू माँ से पूछ कर आ डिनर में क्या बनाए। निधि की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे, जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती थी। मैं नहीं दीदी, आप ही पूछ कर आओ माँ जी से, मैं नहीं जाती पूछने। अपनी सास के डर के मारे निधि उनके सामने जाने से बहुत ही हिचकिचाती थी, जिस वजह से सुमन को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। देवरानी जी, तुम तो सासू माँ से ऐसे बचती फिरती हो, मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो। खैर छोड़ो, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने। बाहर के रिमझिम भरे सुहाने मौसम को देखकर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे दाल चावल ही बनाने को कहेगी। इसी दुविधा में खोए हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुंचती है और डरते हुए अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, जो भी तेरा दिल करे तू बना ले। अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है, मैंने कोई कमी थोड़ी न छोड़ी है तुम लोगों के लिए। हाँ जानती हूँ, सारा स्टोर रूम तो राशन के चावल और दालों से ही भरा पड़ा है, उसके अलावा है भी क्या इस घर में? अरे किस सोच में डूब गई, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं? अच्छा एक काम करना, तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो। लेकिन माँ जी, कल रात को भी दाल ही बनी थी और यहाँ तक कि आज दिन में भी हमने दाल चावल ही खाए हैं। हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी, अब तू लाल मसूर बना ले। अरे दाल है, पर है तो अलग अलग रंग की। माँ जी, रोज रोज यूँ दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें। अच्छा, आई बड़ी महारानी, अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहाँ दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता? और इतना ही शौक है नया नया खाने का, तो लाओ निकालो अपनी जेबों से पैसे और थमाओ मेरे हाथ में। अरे घर ऐसे ही नहीं चलता, आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है, और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बातें सुनकर सुमन का चेहरा लटक जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सास की बातों का जवाब दे सके। वो दुखी मन से रसोई में आती है और गुस्से में दाल निकालने लगती है। क्या हुआ जेठानी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? देवरानी जी, मैं तो हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, लेकिन अफसोस कि मेरा गुस्सा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता। लेकिन हुआ क्या है जेठानी जी?
होना क्या है, हमेशा दाल चावल ही खाओ। दिन में लाल दाल, रात को काली दाल, सुबह मिक्स दाल। ये दाल खा खा कर तो जिंदगी ही दाल बनकर फैल गई है। ये बात सुनकर निधि को बहुत हंसी आती है और वो चुपचाप एक तरफ चूल्हे पर दाल और एक चूल्हे पर चावल चढ़ा देती है। आशा देवी के घर में सुबह शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुओं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे। एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार, फिर वही दाल चावल। ये दाल खा खा कर ना मैं तो पक गया हूँ। यार, घर में कुछ और सब्जी नहीं है क्या, जो हर वक्त बस दाल चावल ही खाने को मिलता है? सच में निधि, ऑफिस में रोज दाल लेकर जाता हूँ ना, तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रख दिया है। आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं जी? हम तो वही बनाते हैं जो माँ जी हमसे कहती हैं। अरे अरे, क्यों भड़क रहा है? आखिर इस दाल में दिक्कत ही क्या है? और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सब्जी बना दिया करेगी। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनते ही देवरानी जेठानी के चेहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में सब्जी तो बनेगी। अगली सुबह जब सुमन और निधि सब्जी बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसमें कोई सब्जी नजर नहीं आती। तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में तो कोई भी हरी सब्जी नहीं है। सामने बिरजू भैया की दुकान में सब्जी भी मिलती है, आप प्लीज जाकर ले आइए ना। मुझे इनके लिए सब्जी बनाकर पैक करनी है। दोनों भाइयों को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सब्जी? अरे बहू, मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सब्जियों के रेट तो आसमान छू रहे हैं और वो मुआ बिरजू का बच्चा 1 रुपया तक कम करने को तैयार नहीं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लाई। ये आलू 10 रुपए किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हूँ, दोनों भाइयों के लिए बना दे। लेकिन माँ जी, ये तो बहुत कम है, ये हम सबको पूरा नहीं होंगे। तो मैंने कब कहा सबके लिए बनाने को? बोला तो था दोनों भाइयों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे। अरे, सरकार से जो मुफ्त दाल चावल मिलते हैं उसको ही खाया करो। पता है ऐसा करके हमें कितनी बचत कर सकते हैं। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर सुमन और निधि के सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। दोनों भाइयों के लिए लंच पैक करके वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। अब आलोक और नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्जी। एक रोज नितिन अपनी माँ से, माँ, क्या है ये सब? दाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं। अरे, जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं तो आप सब्जियां क्यों नहीं लाती? बड़े नखरे चढ़ गए हैं दोनों भाइयों के। जब हमें मुफ्त में दाल चावल मिल रहा है तो हम क्यों सब्जियों पर पैसे खर्च करें? अरे, बचत करना सीखो, बचत, नहीं तो एक दिन सब भूखे मरोगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में यही बनेगा। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे रहो। आशा देवी अपने आगे किसी की नहीं सुनती और इसका असर ये हुआ कि दोनों भाई चोरी छुपे बाहर का खाना खाने लगे। रोज बाहर का खाना खा खा कर उनका पेट खराब हो गया। एक रात दोनों पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। निधि, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाओ। तभी सुमन भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई। हे राम, ये आखिर क्या हो रहा है? सुमन बहू उठो, इससे क्या हो गया? माँ जी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम तीनों की नजर उतार देती हूँ। मेरे परिवार को जरूर किसी की नजर लग गई है। बस भी करो माँ जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी। निधि जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है। देखिए, आपके दोनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गया है। इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और आपकी बहू लगता है ये सब्जियां नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई है। मैंने इनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में होश आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही हरी सब्जियां खाने से बचती रही तो इन्हें जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं, खाने में सब्जियों की जरूरत हमें उतनी ही है जितनी जीने के लिए सांस की। आशा देवी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले मुफ्त दाल चावल खाने को मजबूर करती थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरी आदत छोड़ दूंगी और अपने बच्चों को हर तरह की सब्जियां खिलाऊंगी। और इस तरह से अब आशा देवी के घर में तरह तरह की स्वादिष्ट सब्जियां बनने लगी और दाल चावल अब हफ्ते में 2 बार ही बनते थे। अब सभी घर वाले हर रोज अलग अलग सब्जियां खाकर बहुत खुश थे।